टाउनशिप से वापसी पर रात नानी मेरे कमरे में आए। वो मेरे जख्मों पर मरहम लगाना चाहती थीं। अब नानी को कोई बताए जख्म तो पहले ही एक अप्सरा ने भर दिए थे। महरूज बेटा, मैंने तुम्हारी खाला को बहुत समझाया था कि महरूज बड़ा अच्छा लड़का है। वो भी किया करती तलात, और सानिया को वो लड़का बहुत पसंद था। नानी की ये बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का करंट लगा। सानिया को? हाँ, तलात की किस्म का बेटा है, प्रॉपर्टी डीलर है। सानिया उसी पसंद भी करती थी। सानिया को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। तलात ने सानिया से पूछा। उसने फौरन ही अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। किसी को मोहब्बत बन मांगी ही मिल जाती है, और कोई मांग कर भी खाली हाथ ही रहता है। मैंने बड़ी शायराना अंदाज में नानी से कहा था। उस दूर में मोबाइल आम नहीं था, अलबत्ता PTCL के नंबर का सहारा जरूर था, जो बसमा के घर में पहले से मौजूद था। मुझे ये सहूलत भी मैसर नहीं थे। तायाजी और नबील की घर पर टेलीफोन तो था, मगर लकड़ी के बॉक्स में बंद, जिस पर एक ताला हमेशा पड़ा रहता। नबील की घर जो टेलीफोन था, उस फोन की चाबी नबील के अब्बू की कहीसी में होती थी। ताया की घर जो फोन था, उसकी चाबी ताई की परांदी के साथ बंधी होती। वहां से फोन करना ऐसी ही था जैसे कि भूखी शेर की मिना से गोश्त निकाल कर लाना हो, इसलिए मजबूरन PCO ही से कॉल करने पड़ती। पीसू वाली भी बड़ी जालिम थी, आशिकों से तो डबल पैसे लेती। एक तो कान लगाकर आशिकों की बातें सुनती और धीमा धीमा मुस्कुराती रहती। पीसों की बात आती तो फौरन ही आंखें माथे पर सजा लेती। PCO से बसमा को फोन कर कर कि मेरा बाल बाल कर्जी में डूब गया था। नबील और आरफा से कई हजार रुपए में कर्ज ले चुका था। उन दोनों से उधार लेता और सैधाप सो की राह पकड़ता। पहली मासी फोन उठाती में कोई जवाब न देता। मासी जानते बूझते हुए भी गहने बन जाते हैं और जोर से रांग नंबर का नारा लगा देते हैं। ये बसमा के लिए सगनल होता। मासी के घर में भू भी थी, जिससे मासी महतात रहती थीं। मासी और नानी को मेरे और बसमा के परावन चढ़ाते हुए मोहब्बत की पूरी खबर थी। मासी भी चाहती थीं कि मेरा और बसमा का रिश्ता हो जाए। मैं बसमा को देखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, फिर भी आंखों के प्यास नहीं बुझते थे। कई बार तो मैं ग्वाल मंडी से साइकिल पर सवेरी टाउनशिप कॉलेज रोड पर वाक़ा बसमा की कॉलेज के बाहर उससे मिलने के लिए गया। मुलाकात तो न हो पाती, सिर्फ उसी देख है पाता। बसमा की ताया की बेटी संदस और उसकी महले की 2 लड़कियां उसके साथ पढ़ती थीं, जो सब मुझे अच्छी तरह से जानती थीं। आंखों से बचती बचाती मैं और बसमा सिर्फ आंखें चार ही कर सकती थी। वो जैसे ही हो जाते, मैं अपनी साइकिल पकड़ता और रेलवे रोड पर वाक़ा अपनी टेक्निकल कॉलेज की तरफ गोली की रफ्तार से लौटता। बसमा से आंखें चार करने के चक्कर में मेरे तालीम रफो चक्कर हो रही थी। अक्सर मुझे लेट होने की वजह से क्लास में दाखिली से रोक दिया जाता। अल्लाह भला करे बसमा की ताया की बेटी संदिस का, जिसने मेरी तालीम का हरज नहीं होने दिया और ये बात जाके मासी आसिया के कान में डाल दे। अगले दिन जैसे ही मैंने मासी के घर फोन किया, मासी ने काल रसियों के हीलो। मासी की आवाज सुनकर भी मैं खामोश है रहा। मासी की दूसरी तरफ से सरगोशी के अंदाज में दोबारा आवाज आए, महरूज बेटा, तुम बसमा के कॉलेज मत आया करो। मासी ने सिर्फ इतना है कहा और फट से फोन बंद कर दिया। मासी की बात मेरे लिए हुक्म से बढ़कर थे। क्यों ना होती, एक तो वो माँ से थी और दूसरी बसमा की माँ। मैंने बसमा की कॉलेज जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मासी ने फोन पर दूसरा फरमान भी सुना दिया कि आइंदा सिर्फ तुम इतवार वाली दिन सुबह 9 से 12 के दरमियान ही बसमा को कॉल कर सकते हो। मैंने दिल पर पत्थर रखा कि मासी का ये हुक्म भी मान लिया। बसमा से मुलाकात के लिए न जाने मुझे किया पापड़ बेलने पड़ती। किसी की शादी का कार्ड, कोई सामान किसी को टाउनशिप ले जाना हो, महरूज साहबा सौ हर वक्त मैसर थी। जिन दिनों मेरा बसमा से आंख मटका चल रहा था, उसी दौरान एक दिन मैं छत पर अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था। लो मिठाई कहाओ। मैं पलटा, नबील मेरे पीछे खड़ा था। उसके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। तुम आज दुकान पर नहीं गई? मैंने बर्फी की एक डल्ली प्लेट में से उठाते हुए पूछा। आज आली की मंगनी थी। अच्छा खां की है। गुजरानवाला में लड़की की दूध धी की दुकान है। भाभी सगरिया और खलील भाई आई थी मंगने पर। मैंने पूछा। नबील ने जवाब दिया, अब्बा जी ने मनाया था। मैं उनकी खानदानी इख्तिलाफ से वाकिफ था, इसलिए मजीद बात नहीं की। खलील भाई अपनी साली ज़फ़रो से आली का रिश्ता करवाना चाहते थे, जिसके हक में नबील नहीं था। हम दोनों ही मिठाई कहाते हुए कुछ सोचने लगे। तुमने लड़की के बारे में नहीं पूछा। मैं मिठाई कहाते हुए चौंक पड़ा। तुमने रिश्ता किया है तो अच्छा ही होगा। आली को गुजरों के घर नहीं पैदा होना चाहिए था। नबील की बात सुनकर मैं मुस्कुराया था।
اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میں نے دیکھا ایک پلیٹ آلے بھی اٹھائے ہوئے چھت پر آئی اور آتی ہی نبیل کو پیغام دے دیا، ابا جی بلا رہی ہیں بھائی۔ نبیل جلدی سے نیچے چلا گیا۔ مبارک ہو آلی۔ مبارک کس بات کی؟ آلی نے تلخی سے پوچھا۔ تمہاری منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوگی جی۔ آلی نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا اور یہ بول کر ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ آلی دکھنے میں حسین تھی، وہ ہمیشہ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی۔ میٹرک تک وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آئی، مگر اس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ نہ میں نے کبھی نبیل سے پوچھا، نہ ہی اس نے بتایا۔ آلی کو میں نے کبھی بھی ننگی سر نہیں دیکھا تھا۔ میرا ماننا ہی پردہ عورت کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے۔ عورت جس قدر کپڑوں میں لپٹی ہوگی وہ اس قدر ہی پر کشش نظر آئے گی۔ ایسا ہی کچھ معاملہ آلی کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنی خیالوں میں کھوئے رہتے یا پھر گھر کی کاموں میں مصروف ایک دم شانت گم سم اس دن میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں کچھ دیر آلی کی جملی پر غور کرتا رہا، پھر دانے والی پلیٹ اٹھا کر کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگا۔ عائشہ، تم بھی مہروز کی منگنی کر دو۔ میں نے یہ سنا تو میری دل نے پھدکنا شروع کر دیا۔ ماں جی، کہاں کر دو منگنی؟ امی نے نانی کی بات کو ہلکے میں لیا تھا۔ نانی نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگیں، مہروز، بسمہ سے کر دیں تمہاری منگنے؟ اس سے پہلی میں کچھ کہتا امی جلدی سے بول پڑیں، امی جی، بھائی رشید کے سامنے مت کہہ دیجیے گا۔ باجی جو کبھی کبھی ہم سے مل لیتے ہیں، رشید بھائی اس پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ جانتی ہوں رشید کو بھی اور اس کی باپ کو بھی، وہ کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ تم اپنی بات کرو، تمہیں لڑکے پسند ہے یا نہیں؟ نانی کی بات ختم ہوئی۔ امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی مرضی، میں نے انجان بنتے ہوئے خشک سے انداز میں کہا تھا۔ ماں جی، میں مہروز کے ابو سے پوچھ لوں۔ امی نے نانی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں پوچھ چکی ہوں، اسی کوئی اعتراض نہیں ہے، نانی نے فٹ سے کہہ دیا۔ امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا۔ آخر وہ میرے ماں کی ماں تھیں۔ کھانا پوچھ چکی ہوں۔ امی نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھیں مگر نانی کو کہہ نہ سکیں۔ نانی پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، مہروز تم نبیل سے موٹر سائیکل لے آؤ اور آج ہی مجھے ٹاؤن شپ چھوڑ آؤ۔ جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا میں رشید اور آسیہ سے بات کرتے ہوں۔ میں پوری تیاری کے ساتھ نانی کو لے کر ٹاؤن شپ پہنچا۔ خالو رشید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھی۔ خالو کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ ان کو گھر پر دیکھ کر میری طبیعت ضرور خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی خالو نے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دیا۔ میں تو صرف بسمہ کے ہاتھ اور پاؤں ہی دیکھ سکا۔ خالو کی موجودگی میں بسمہ کے گھر رکنا فضول تھا، اس سے پہلے کہ خالو مجھے خود واپس جانے کے لیے